Hello everyone, this is Dr. Ujjwal Mernal and today I have come to cover a new chapter about the respiratory system, that is breathing and exchange of gases. तो ये चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी का इन द यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें कि हम लोग ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए कुछ इंस्पिरेशनल बातें कर ली जाए। जैसे आज क्या है, A journey of 1000 miles begins with a single step. तो एक सिंगल स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी जर्नी, है ना। नॉट ओनली इट कवर्स स्टडीज रिलेटेड, कोई भी चीज़ हो तो एक सिंगल फर्स्ट स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है ना। तो चलिए, आप स्टूडेंट्स हैं, है ना, ग्रेजुएट लेवल के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट के लिए, उनके लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम लोगों का इसमें मेनली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डील करेंगे, बट क्या क्या हम लोग कवर करेंगे जान लीजिए। जैसे कि हम लोग इंट्रोडक्शन तो पहले देखेंगे, ब्रीदिंग क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, फिर उसके बाद वेरियस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो पूरे एनिमल किंगडम में कैसे किसको क्या क्या होता है वो इसके बारे में जान लेंगे। बट मेन टॉपिक क्या रहेगा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में बातें करेंगे ना, उसमें हम लोग वेरियस तरह क्या क्या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है, कैपेसिटीज़ है, वो सब जानेंगे। फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिफ्यूजन के थ्रू कैसे होता है। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, कैसे हीमोग्लोबिन मदद करता है इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर देन विल रीड अबाउट रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जैसे कैसे ब्रेन है ना कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को। एंड देन लास्टली वी विल कवर द डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं अबाउट द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। सभी लोग जानते हैं, है ना, सांस लेना और सांस छोड़ना, उसको क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, है ना। इसका इनहेलेशन का दूसरा टर्म भी क्या है, सिनोनिम, इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन भी बोलते हैं। और एक्सपिरेशन, एक्सहेलेशन को क्या बोलते हैं, एक्सपिरेशन। तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं या एयर लेते हैं, बताइए। सही वर्ड क्या है, सही टर्म एयर, है ना। हम लोग एयर लेते हैं, एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। तो हम लोग एक्चुअल में एयर लेते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और फिर वो हम लोग बॉडीज के टिश्यूज़ के अंदर जाता है। कैसे जाता है वो हम लोग डिटेल देखेंगे, क्या क्या स्टेप्स हैं, और फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ब्रीदिंग एक्चुअली रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। और इसके बाद एक और चीज़ है जो टर्म जो बहुत क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में ऐसे पढ़ाया जाता है, जो वही शायद बच्चे लोगों को भी याद रहता है, जैसे फोटोसिंथेसिस जो एक्चुअल में होता है कि प्लांट लोग भी ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपने अंदर और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। बट ऐसा ट्रू नहीं है, सिर्फ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स नहीं करते, सनलाइट के प्रेजेंस में तो करते ही हैं फिर, और वो रेगुलरली रेस्पिरेशन भी करते रहते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगे, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म इस प्लैनेट पे, अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबके अंदर रेस्पिरेशन होगा, है ना। चाहे वो छोटा सा बैक्टीरिया हो, एमीबा हो, है ना, अर्थवर्म हो, फिशेज हो, है ना, फ्रॉग हो या ह्यूमन हो, कोई भी हो, सबके अंदर रेस्पिरेशन हो, ठीक है। तो इसीलिए ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, है ना, प्लांट्स के अंदर भी रेस्पिरेशन हो रहा है ना। ये वाला एमीबा बताया गया, फिशेज में है ना। सबके अंदर मेथड, तरीका अलग अलग हो सकता है ना, जो कि हम लोग पढ़ेंगे क्या तरीका किस किस कैसे होता है ना। फिर कुछ बेसिक्स जान लीजिए, क्या डिफरेंस है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के बीच में, ठीक है। रेस्पिरेशन एक्चुअली में एक होल प्रोसेस है, उसका फर्स्ट स्टेप को ब्रीदिंग बोला जाता है। ब्रीदिंग के अंदर सिर्फ दो चीजें आती हैं, एक तो इनहेलेशन हो गया और एक एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब कि ऑक्सीजन रिच एयर को हम लोग इनटेक करते हैं, और फिर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो कि एल्विलाई में प्रेजेंट है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच है, तो वो उसको एक्सहेल करते हैं। और ये रेस्पिरेशन क्या हो गया, पूरा एक होल प्रोसेस है ना। एक्चुअल में पूरा कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें कि फूड का ऑक्सीडेशन भी होगा और एनर्जी रिलीज होता है इसमें। तो रेस्पिरेशन में एनर्जी इज रिलीज इन फॉर्म ऑफ एटीपी, ब्रीदिंग में एनर्जी रिलीज नहीं होता है, ठीक है। और रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है और ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, मतलब कि रेस्पिरेशन
जो अगर बात किया जाए तो टोटल है ना, तो फिजिको केमिकल हो जाएगा, दोनों को मिला दीजिए तो फिजिको बायोकेमिकल प्रोसेस हो गया। तो रेस्पिरेशन एटलीस्ट में सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है। तो ब्रीदिंग मोस्टली याद रखना है फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। और इसके अंदर रेस्पिरेशन पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें कि ब्रीदिंग भी इंक्लूड होता है, ठीक है। चलिए ये याद रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इनहेलेशन भी एक और एक्सहेलेशन के बीच अगर कंपैरिजन किया जाए तो इनहेलेशन एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें एनर्जी यूज होता है, एटीपी यूज होता है फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि फिर हवा को हम इनहेल कर सकें, ठीक है। फिर एक्सहेलेशन में मसल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो वो एक्सहेलेशन एक पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है, समझ लीजिए, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या हो गया है ना, रेस्पिरेशन इट इज कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ दीज गैसेस, और जो पूरा मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन। भाई क्यों चाहिए ये सब चीज, क्योंकि हम लोगों को एनर्जी चाहिए। एनर्जी किससे लेंगे हम लोग, जो भी फूड खाते हैं, खाना खाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गए, प्रोटीन हो गए, उस सबको ब्रेक डाउन प्रोडक्ट जो उसका बना हमारा है ना, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये सब, तो वो सबको ऑक्सीडाइज किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ताकि उससे फिर एटीपी एनर्जी रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है इस मेटाबॉलिक प्रोसेस में, कैटा है ना। तो ये एक रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिज्म है, मतलब कि कैटा मतलब काटने वाला प्रोसेस है ना, तो यानी कि कैटाबॉलिज्म क्या प्रोसेस है, इसके अंदर क्या हो रहा है, कोई चीज टूट रहा है, जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज फॉर एग्जांपल, ग्लूकोज टूट रहा है किसमें, 6 कार्बन एक मॉलिक्यूल है, वो सिंगल कार्बन डाइऑक्साइड सिंगल कार्बन मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा है। तो इस कैटाबॉलिक प्रोसेस को, पूरे एक मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो रेस्पिरेशन क्या हो गया, फिजिको केमिकल प्रोसेस दैट अकर्स विद इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, मैंने बताया था। और एटीपी प्रोड्यूस होता है ये न्यूट्रिएंट को ब्रेक डाउन करने के लिए। एटीपी का क्या फुल फॉर्म है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और ये पॉइंट हमें याद रखिएगा, ऑल लिविंग स्पीसीज जितने भी है, चाहे वो सिंगल सेल्ड हो या फिर वो पूरे मल्टी सेलर कोई भी हो, हायर और, तो सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। चलिए अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गया, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। भाई रेस्पिरेशन होता क्या है, ठीक है। रेस्पिरेशन समझ गया ना क्या है, मतलब कि कोई भी ऑक्सीजन लिए है ना, फिर उसको बॉडी में यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको ग्लूकोज वगैरह को ऑक्सीडाइज करके इसी ऑक्सीजन को एनर्जी बनाने के लिए, और फिर एनर्जी बनाने के क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, फिर उसको वापस बाहर एटमॉस्फेयर में भेज दिए। तो ये पूरा प्रोसेस जो हुआ, ये 5 स्टेप्स में डिवाइड किया गया, पूरे प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो पहला प्रोसेस क्या है, ब्रीदिंग, है ना। ब्रीदिंग इसको पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं, मतलब वेंटिलेशन बोलते हैं ना, मतलब तो चलो अरे खिड़की खोल दो, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, रूम में खिड़की खोल दो, दरवाजा खोल दो, वेंटिलेशन आने दो, वेंटिलेशन आने दो, है ना। मतलब कि ये डायरेक्टली रिलेटेड है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर लेने के लिए ना। एल्विलाई, यहाँ ये एल्विलाई लंग्स के आसपास के है ना, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जमा हुआ एल्विलाई में, है ना, तो वो वापस बाहर भेजना है, और शुरू में हम लोग ऑक्सीजन लिए, वो एल्विलाई के थ्रू बॉडी में जाएगा। तो ये सिंपल सांस लेना और सांस छोड़ने को क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। दूसरा टर्म क्या है, पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या हुआ, जैसे कि चलिए शुरुआत करिए, ऑक्सीजन हम लोगों ने लिया, एल्विलाई लंग्स के, जो लंग्स के अंदर जो एयर सैक्स होते हैं उसको एल्विलाई बोलते हैं, एंड पे पॉइंट होता है एकदम एंड में, तो उसको एल्विलाई के अंदर, एल्विलाई से सटे हुए एकदम ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। जैसे सपोज ये ऐसे एल्विलाई है, इससे सटे इससे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर डिफ्यूजन होगा, है ना, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, है ना, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, और फिर ये बाहर किसको देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एल्विलाई को देगा। तो ये वाला जो हो रहा है इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। किसके बीच, एल्विलाई और लंग के कैपिलरी के बीच में जो हो रहा है उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलेंगे। फिर इसके बाद ऑक्सीजन कहाँ आ गया, देखिए ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ गया ना, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ गया, फिर ब्लड को इसको लेके जाना है, कोई पर्टिकुलर बॉडी के कोई भी ऑर्गन के टिश्यूज में किसी कहीं लेके जाना है उसको, है ना, सेल के पास लेके जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, है ना। तो यही वाला ये ना, ये कहीं लेके जाएगा, ये ऐसा ट्रांसपोर्ट करेगा, और फिर इसको एक सेल के पास लेके आएगा।
तो ये वाला मीडिया ये क्या हुआ जिसमें कि गैस ट्रैवल कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट। तो थर्ड क्या हो गया स्टेप, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, लंग कैपिलरी से लेके टिश्यू के पास के कैपिलरी में आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे यहाँ से बगल से कैपिलरी जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, लंग कैपिलरी, सॉरी टिश्यू कैपिलरी। ये लंग के पास वाला कैपिलरी को क्या बोल दिया, लंग कैपिलरी, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप क्या होगा, इंटरनल रेस्पिरेशन। ये क्या है, अंदर कहाँ पे हो रहा है, सेल्स है ना, सेल और टिश्यू कैपिलरी। ये टिश्यू कैपिलरी ऑक्सीजन लेके आया ना, तो ये ऑक्सीजन किसके अंदर जाएगा, सेल के अंदर ऑक्सीजन चला जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से ऑक्सीजन हवा से आया है ना, यहाँ से नाक के थ्रू, हवा के थ्रू आया लंग्स में है ना, नोस्ट्रिल्स के थ्रू आया ट्रैवल करते हुए एल्वेओलर सैक में, तो उसको सांस लेने वाले को ब्रीदिंग बोले। फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हुआ एल्वेलाई और लंग कैपिलरी के बीच में। फिर ब्लड में ऑक्सीजन आ गया, ब्लड में ऑक्सीजन ट्रैवल करते 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 कहाँ गया, सेल्स के पास गया। सेल्स के पास गया तो उस ट्रैवल को क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट हो गया गैस का। फिर इसके बाद सेल में पहुंच गया तो बोले लो बेटा सेल, लो तुम, है ना, तुम्ही को चाहिए था ना, तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहे थे, तो ये ऑक्सीजन उसको दे दिया, है ना। ऑक्सीजन के लिए बेचारा परेशान था, है ना, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था तो खाना नहीं बना पा रहा था, एनर्जी नहीं बना पा रहा था। खाना तो उसके पास था, ग्लूकोज, तो इसीलिए उसको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। ये हो गया अंदर, यहाँ पे ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है। तो ये किसको क्या बोलेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन। फिर ये क्या करेगा, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड इसको देगा, कुछ बनाकर क्या बनाएगा, ग्लूकोज के साथ, है ना, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड सेल में नहीं रहना चाहिए, हार्मफुल सब्सटेंस है, तो इसको वापस इसीलिए वो भेज देगा। तो ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया ब्लड में। फिर ब्लड ये ट्रैवल करते करते, है ना, हार्ट के थ्रू होते होते फिर वो वापस ये कहाँ आएगा, यहाँ इस एरिया में आ गया, एल्वेलाई के पास, जहाँ से आया था वहाँ पे वापस दे देगा। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर चला गया वापस, ठीक है। तो इस तरह एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ सपोज ये यहाँ पे ऐसा है ना, सपोज ये नोस्ट्रिल है ना, नोज के थ्रू आया, नोज के थ्रू सबसे पहले ऑक्सीजन आया, फिर कहाँ गया, एल्वेलाई में, एल्वेलाई से फिर लंग के कैपिलरी में, लंग के कैपिलरी से फिर ट्रैवल करता हुआ, ट्रांसपोर्ट होते हुए कहाँ गया, टिश्यू के कैपिलरी में, टिश्यू के कैपिलरी से ट्रैवल करते हुए कहाँ गया, सेल में। सेल में क्या हुआ, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है जिसमें एटीपी बना है ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो बना है बट इसके अलावा और इम्पोर्टेंट चीज क्या बना है, एनर्जी, एटीपी। तो एटीपी बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड आया फिर ट्रांसपोर्ट होते हुए कहाँ गया, वापस से लंग के कैपिलरी में। पहले टिश्यू कैपिलरी में आया, है ना, फिर ट्रांसपोर्ट होते हुए लंग के कैपिलरी में आया, फिर एल्वेलाई में आया, फिर नोस्ट्रिल से होता हुआ फिर बाहर चला गया। तो इसी तरह ये इनटेक और बाहर गिव आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो इसका पूरा एक प्रोसेस है, तो जिसको कि रेस्पिरेशन बोला जाता है, ठीक है। याद रहेगा ना 5 स्टेप्स क्या क्या है, देखिए नेक्स्ट वाले डायग्राम में देख लीजिए। पहला क्या है, ब्रीदिंग, जैसे है ना, बच्चा बना हुआ है, इसमें नोज के थ्रू सांस लिया, है ना, ऑक्सीजन गया। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, देखिए लंग्स बना हुआ है, एल्वेलाई है, वहाँ पे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हुआ, वहाँ पे एक्सचेंज हुआ। फिर ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन ट्रैवल करते हुए फिर कहाँ गया, सेल्स में गया, है ना, सेल्स, यहाँ पे सेल्स है, सेल्स में गया, सेल्स में क्या हुआ, इंटरनल रेस्पिरेशन हुआ। फिर वो कहाँ गया, इन सेल्स के अंदर क्या हो रहा है, सेल्स के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन, ये रहा सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये पांचों स्टेप याद रखिएगा, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, ब्रीदिंग, दूसरा क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, फिर उसका ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर इंटरनल रेस्पिरेशन और फिर सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। जैसे कि 1 हो गया, है ना, 1 2 3 और 4, ठीक है, और 5 ये हो गया प्रोसेस, है ना। तो ये प्रोसेस क्या क्या हुआ, ब्रीदिंग हुआ, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हुआ, फिर क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हुआ, फिर उसके बाद इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ये चारों क्या है, फिजिकल प्रोसेस। क्या है, फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस मतलब क्या, डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है इसमें, डिफ्यूजन के थ्रू इसके अंदर
जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। यानी कि हम लोग ने नोस्ट्रिल से लिया और फिर अपने गंतव्य स्थान क्या हुआ उसका, सेल के पास पहुंचा दिया। फिर सेल के अंदर जो है ना प्रोसेस हुआ जिसको कि सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, वो क्या है, केमिकल प्रोसेस है। वो क्या है, केमिकल प्रोसेस, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी इसके अंदर एनर्जी बना है ना, एटीपी वगैरह इसमें बनता है, ठीक है, एनर्जी बना, ठीक है। तो ये एनर्जी इसके अंदर बना, केमिकल प्रोसेस है। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं, है ना, पूरा एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है रेस्पिरेशन, ठीक है। और याद रखिएगा ये 1 2 3 4 ये जो चारों है ना फिजिकल प्रोसेस, ये वेरियस ऑर्गेनिजम्स में जितने भी प्लैनेट में है वो सब पे चेंज हो सकता है, बट केमिकल प्रोसेस जो लास्ट प्रोसेस है सेलुलर रेस्पिरेशन, वो क्या है, सबके अंदर सेम होता है, ठीक है। केमिकल प्रोसेस सेलुलर रेस्पिरेशन सबके अंदर सेम होता है, ठीक है। अगर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इतना समझ में आया आई होप, है ना। सबसे पहले क्या होगा, ब्रीदिंग होगा, फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, फिर इंटरनल रेस्पिरेशन, फिर यानी कि सेल में पहुंच गए, फिर उसके बाद सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। तो ये यहाँ पे प्रोसेस खत्म होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो बना वापस बाहर फेंक दिया गया, ठीक है। तो याद रखना है कि शुरुआत के चारों स्टेप फिजिकल प्रोसेस से डिफ्यूजन के थ्रू होते हैं, और पांचवा जो केमिकल प्रोसेस है उसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, जिसमें एनर्जी बनता है। वो कॉमन है, सारे ऑर्गेनिज्म में कॉमन है। क्या है, कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म, सब में कॉमन है, ठीक है। बट ये सब में अलग हो सकता है, डिफरेंट, ठीक है, सब में डिफरेंट होगा, ठीक है, सब में अलग अलग होगा। वेरियस तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है, किसी का स्किन से हो सकता है, किसी का के बॉडी सरफेस से भी सिर्फ हो सकता है, सेल के सरफेस से भी हो सकता है, या गिल्स से हो सकता है ना, लंग्स से हो सकता है, बुक लंग्स से हो सकता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे। एनिमल किंगडम में भी आप लोग इसका डिटेल पढ़ेंगे, और हम लोग भी कुछ एक टेबुलर फॉर्म में कुछ देख लेंगे क्या क्या वेरियस एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ जो केमिकल प्रोसेस हो रहा है ना सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइप्स क्या है मेन, है ना। एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक एनारोबिक। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो उसको एरोबिक, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा तो एन लगा दो, एन एरोबिक, ठीक है। एरोबिक वर्ड एयर से रिलेटेड है, तुम इसमें ऑक्सीजन रिच होता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। तो ये क्या हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन में आप लोग क्या पढ़ते हैं, है ना, ग्लूकोज के साथ, है ना, ब्रेकडाउन अगर हुआ, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, वाटर बनाएगा और एनर्जी रिलीज होता है ना, 38 एटीपी बनता है, ठीक है। एनारोबिक में क्या होता है, ग्लूकोज ना ब्रेकडाउन होता है ना, उसको फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, जैसे कि एथेनॉल में हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ और एनर्जी रिलीज हुआ, बहुत कम होता है, जो कि 2 एटीपी होता है। जैसे कि एक ओवरऑल देख लीजिए, है ना, जैसे कि ये आपका ग्लूकोज है, दिस इज ग्लूकोज, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है ना। तो जनरली कम ब्रेकडाउन जो होता है ना, जो कार्बन का 6 से, है ना, सिंगल कार्बन बन गए तो उसको ब्रेकडाउन करने में जो एनर्जी रिलीज होता है उसी को ब्रेकडाउन, है ना, जो उसके जो कार्बन एक दूसरे से अटैच है ना, उसको ब्रेक करने में जो ऊर्जा निकल रहा है उसी को एटीपी के फॉर्म में स्टोर किया जाता है बॉडी सेल्स के अंदर, ठीक है। तो कार्बन 6 कार्बन का है और रिलीज हो जाता है कितना, सिंगल कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 में कितने कार्बन है, एक, है ना, तो सिंगल कार्बन बन गया। और शुरुआत में ग्लूकोज में कितने थे, 6 कार्बन। तो इस तरह ज़्यादा, इसीलिए ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुआ, जितना ज़्यादा टूटेगा उतना ज़्यादा एनर्जी होगा। तो ज़्यादा टूटता है तो 38 एटीपी टोटल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक बात जान लीजिए, ग्लूकोज अगर क्या हुआ इसके बारे में हम लोग डिटेल जान लेते हैं। हाँ, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल का एक कंपाउंड है। तो इसका पहले क्या होता है, साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में इसका ब्रेकडाउन होता है, किसमें, पाइरुवेट में, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। तो इस प्रोसेस को, ग्लूकोज को पाइरुवेट में जो बनता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। नाम में ही देखिए क्या है, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज से रिलेटेड, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो हुआ साइटोप्लाज्म में, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। याद रखना ये साइटोप्लाज्म में ही होता है, सेल का सेल है तो सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, याद रखिएगा। ग्लाइकोलाइसिस किस में होता है,
सेल के चलिए फिर क्या है, पायरुवेट जो बन गया, इसके बाद क्या हो सकता है, कुछ 3 ऑप्शंस है ना, 3 इसके बनने के तरीके हैं, है ना। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या होगा, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नीचे वाला एरो देखिए, क्या अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और वाटर रिलीज होगा और एनर्जी बहुत सारा बनेगा ना, 36 एटीपी अप्रोक्सीमेट इसमें बनता है। तो दो इधर, दोनों 36 और 2 को जोड़ देते हैं तो क्या होता है, 38 एटीपी। ठीक है, ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो देखिए क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस पहले हुआ ग्लूकोज से पायरुवेट, इसके अंदर कितने बने, 2 एटीपी बना। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर हुआ, है ना। सपोज ये एक ऐसा सेल है, ठीक है, सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। फिर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर फिर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिर बाकी ऑक्सीडेशन होगा, जिसमें कि क्रेब्स साइकिल बहता है, क्रेब्स साइकिल, है ना, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फिर उसमें 36 ATP रिलीज होता है when the NADPH and all the products they go through electron transport system के थ्रू जब ये फॉर्म होता है। ठीक है, तो उसके अंदर कितना रिलीज होता है, 36 ATP। ठीक है, इसका टोटल तो क्या हो गया, 38 ATP। टोटल कितना हो गया, 38 ATP। तो ये याद रखिएगा कितना एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP बनता है। और फिर इसका टोटल डिटेल जो है ना, ये आपको, है ना, रेस्पिरेशन वाला एक अलग चैप्टर है ना, जिसमें कि सब कुछ डिटेल में बताया गया है। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, क्रेब्स साइकिल क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, सबका डिटेल पढ़ा जाता है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, फिर चलिए वापस आ जाइए, है ना। ये क्या था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया है ना। मोस्टली हम लोग के सारे सेल्स में क्या होता है, यही होता है एरोबिक। बट हमारे कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जैसे कि मसल सेल्स हो गया, या फिर कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे कुछ बैक्टीरिया हो गए ना, लैक्टोबैसिलस वगैरह, फंगाई, तो वो क्या करते हैं, है ना, पायरुवेट को लैक्टिक एसिड में भी ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, और इसमें बहुत कम टोटल ATP बनता है। वो कितना है, टोटल 2 ATP, है ना, जो मेनली ग्लाइकोलाइसिस के समय बनता है। बाकी जो बनता है वो NAD वो वापस रीजनरेट हो जाता है। तो इसीलिए नेट कितना टोटल होता है, 2 ATP। बस इतना याद रखिएगा आप लोग। किसमें होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है ना, मसल सेल बन गया तो लैक्टिक एसिड बन जाता है ना, लैक्टिक एसिड क्या है ना, लैक्टिक एसिड भी प्रेजेंट किसमें होता है, मसल्स के अंदर फॉर्म हो जाता है। तो है ना, बहुत थकान हो जाता है, मसल के अंदर फैटिग हो जाता है, पेन करने लगता है, तो क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा अगर वॉकिंग कर लिए, जल्दी तेज एक्सरसाइज कर लिए, तो वो दर्द जो होता है वो किसके, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल सेल्स, है ना। एनारोबिकली, है ना, वो लैक ऑफ ऑक्सीजन के थ्रू क्योंकि काम करने लगता है ना, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी, है ना, तुरंत कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, इसलिए वो लैक्टिक एसिड बना देता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, मसल सेल में होता है। ठीक है, फिर क्या है, एक और चीज़, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कैसे, जैसे कि ईस्ट वगैरह है, वो क्या करता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बना लेता है, इथेनॉल या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी इसमें रिलीज होता है। टोटल कितना हो गया, 2 ATP इसमें भी बनता है। ठीक है, तो इसमें इथेनॉल बना लेगा, है ना। तो इट इज यूज्ड फॉर ब्रूइंग, है ना, इथेनॉल अल्कोहल प्रोडक्शन वगैरह में। ब्रूइंग मतलब अल्कोहल से रिलेटेड, और बेकिंग मतलब जो कि ब्रेड, है ना, डोसा, ये सब ना, बैटर का ये सब, इडली, ये सब बनाने में काम आता है ये प्रोसेस। तो इसको फर्मेंटेशन भी बोला जाता है। ठीक है ना, ईस्ट ने फर्मेंटेशन कर दिया पायरुवेट का इथेनॉल में। ठीक है, तो ये प्रोसेस 3 तरह का ब्रेकडाउन हो गया पायरुवेट का। सबसे पहले साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, कार्बन 6 कार्बन पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके 3 तरीके हैं, या तो एरोबिक हो गया रेस्पिरेशन, तो माइटोकॉन्ड्रियम में चला गया क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के थ्रू टोटल 38 ATP बनाएगा। मसल सेल्स में अगर चला गया तो लैक्टिक एसिड बनाएगा, टोटल 2 ATP बनेगा। और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है ईस्ट में, तो क्या बनेगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होगा, इसमें 2 ATP बनेगा। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट याद रखिएगा इसमें, RBCs, है ना, RBCs जनरली क्या होता है, इट इज जस्ट ए बैग ऑफ, पढ़ा है हमने ना, RBCs क्या है ना, बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर होता है। तो इसके अंदर क्या फील्ड होता है,
हीमोग्लोबिन, पूरा हीमोग्लोबिन इसके अंदर, इट इज जस्ट ए बैग ऑफ हीमोग्लोबिन, इसके अंदर कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो हीमोग्लोबिन कैरी करता है, मेन ट्रांसपोर्टेशन है में हेल्प करता है और वापस कार्बन डाइऑक्साइड भी लेके जाता है। बट तो ये खुद कैसे सांस लेता है, कैसे अपना एनर्जी लाता है, ये एनारोबिकली करता है। इसको क्या बोलते हैं, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, है ना। ये सिलेबस में इसका डिटेल आपका जानना जरूरी नहीं है, बट इसमें क्या होता है, एनारोबिकली ये रेस्पायर करता है। इसमें भी अप्रोक्सीमेटली 2 एटीपी बनते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट ऑल द पाथवे जो कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ना वेरियस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, कैसे रेस्पिरेशन होते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए फिर हम लोग अलविदा कहते हैं, बाय बाय, गुड बाय एवरीवन, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक द वीडियो, है ना, कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।